सर्वप्रथम आप सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि हम सभी जानते हैं और हम सब देख रहे हैं कि वर्तमान समय में जो 5 वर्षों में वर्तमान सरकार ने जो कार्य किए हैं वह अत्यंत ही अच्छे कार्य हैं, जैसे पहले नहीं किए गए थे। और अब जो योजनाएं वर्तमान सरकार द्वारा चलाई गई है वह धरातल तक लोगों तक पहुंची है और हर क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं रहा है जिस पर गहलोत सरकार ने कार्य नहीं किए हो। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, गरीबों की सहायता के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में गवर्नमेंट ने अच्छे काम किए हैं। और आगामी 7 वर्षों में, आगामी चुनाव के समय, आगामी जो सरकार बनेगी उसके लिए आप जो लोगों की जो क्या आकांक्षाएं हैं, क्या महत्वाकांक्षाएं हैं, क्या आप सरकार से उम्मीद करते हैं, क्या आप कार्य करवाना चाहते हैं, उसको सामने लाने के लिए माननीय गहलोत सरकार द्वारा मिशन 2030, राजस्थान मिशन 2030 का शुभारंभ किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि इसके माध्यम से हर व्यक्ति, हर नागरिक अपनी जो मनोभावनाएं हैं वो व्यक्त कर सके, अपनी इच्छाएं, अपने देश में वो जो प्रगति हुई देखना चाहता है, जिसे जो महसूस होता है कि इस क्षेत्र में गवर्नमेंट को कार्य करना चाहिए, उन सब की अभिव्यक्ति के लिए यह एक बहुत ही अच्छा धरातल सरकार ने प्रस्तुत किया है। इस मिशन के तहत एक संगठन बनाया गया है, मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद। इसका यह संगठन मुख्य रूप से इस मिशन 2030 पर इस प्रकार कार्य करेगा कि हर विभाग अपने अपने क्षेत्र में जिस प्रकार का सुधार चाहता है, जिस प्रकार का बदलाव चाहता है, उस प्रकार से वह दस्तावेज तैयार करेंगे। और फिर इस संगठन के द्वारा उन दस्तावेजों को एक करके उनमें से छांट कर जो सुझाव आगे कार्य करने के लिए आगामी वर्षों में जिन पर कार्य किया जाए, जिन पर योजनाएं बनाई जाएंगी, उनको सभी को एकत्रित करके एक दस्तावेज 2030 तैयार किया जाएगा, जिस पर गहलोत सरकार आगामी वर्षों में काम करेगी और देश की प्रगति को आगे बढ़ाएगी। अभी तक जो इन वर्षों में सरकार ने कार्य किया है उससे भारत में हमारा राजस्थान एक मॉडल स्टेट के रूप में सामने आया है। और अब सरकार चाहती है कि आगामी वर्षों में वह इस प्रगति को, जो अभी मॉडल स्टेट के रूप में सबके सामने आया है, इस प्रगति को इतना बढ़ाए कि पूरे देश में जो हमारा राज्य राजस्थान है वह विकास की दृष्टि से और प्रगति की दृष्टि से फर्स्ट नंबर पर आ सके। इसलिए यह मिशन चलाया गया है। और इसकी जो सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें हर नागरिक की भावनाओं को, जो आप चाहते हैं, जो बदलाव चाहते हैं, उनको अधिकार दिया गया है। अन्यथा 4 दीवारी में योजनाएं बन जाती है, लोगों को, आम नागरिक तक यह बात भी नहीं पता चलती कि किस विषय में योजनाएं बनी है। जब योजनाएं लागू होती है तब हम सोचते हैं कि यह हमारे काम की है या नहीं। लेकिन इस बार जो यह मिशन के तहत ये कार्य किया गया है वह अत्यंत ही लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि इससे व्यक्ति अपने विचार पहले ही गवर्नमेंट को दे सकते हैं कि हमें किस विषय में विकास चाहिए, किस क्षेत्र में हम काम करवाना चाहते हैं। वैसे वर्तमान में हम सब ने देखा है कि शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। तो मैं मुख्यतः अपने सुझाव उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देना चाहूँगी। जैसे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान सरकार ने अत्यंत ही अच्छे काम किए हैं, जैसे स्कॉलरशिप, स्कूटी योजनाएं और भी कई प्रकार की, जैसे ट्रांसफ़र वाउचर योजनाएं, बहुत अच्छे काम उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किए गए हैं। और हमारे राजस्थान राज्य में 90 से अधिक विश्वविद्यालय है। और अब इन 5 वर्षों में जो पीछे का बजट था उसमें 300 से अधिक नए महाविद्यालय बनवाए गए हैं और 240 के समथिंग महाविद्यालयों का कार्य पूर्ण भी हो चुका है। तो मेरा माननीय अशोक गहलोत जी से यही निवेदन है कि इन निर्माण कार्यों के साथ साथ आप महाविद्यालयों में शैक्षिक और अशैक्षिक कर्मचारियों के पदों पर नियुक्ति पूर्ण रूप से करें। महाविद्यालय काफ़ी संख्या में हो चुके हैं, लेकिन वहाँ पर शिक्षकों की कमी के अभाव से कहीं शैक्षिक शिक्षक नहीं है तो कहीं अशैक्षिक कर्मचारी नहीं है। जहाँ शैक्षिक कर्मचारी है वे अशैक्षिक कर्मचारियों का कार्य करने में व्यस्त रहते हैं। इस कारण बच्चों की क्लासेस नहीं हो पाती और बच्चे निराश होकर घर चले जाते हैं, सोचते हैं कॉलेज आने का क्या फ़ायदा। इसलिए मेरा यही निवेदन है कि आप इस क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में
जो शिक्षकों की नियुक्ति है उसके लिए प्रयास करें और नियुक्तियां पूर्ण करें, शैक्षिक और अशैक्षिक दोनों कर्मचारियों की। दूसरा विषय जो मैं कहना चाहूँगी कि महाविद्यालयों में भी उपस्थिति के लिए अनिवार्यता होनी चाहिए। जैसे विद्यालयों में एक फिक्स उपस्थिति रहती है कि यदि विद्यार्थी ने इतनी उपस्थिति पूर्ण नहीं करी तो वो परीक्षा में नहीं बैठ पाएगा। इसी प्रकार का नियम कॉलेजों के लिए भी होना चाहिए, जिससे कॉलेजों के प्रति बच्चों का रुझान बढ़ेगा। लोगों को कोचिंग क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि वो महाविद्यालय शिक्षा को अच्छे से पूर्ण नहीं कर रहे हैं। कोचिंगों की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हमने महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त नहीं करी। यदि आप महाविद्यालय समय पर जाएंगे, पूरी क्लास लेंगे, तो किसी बच्चे को कोचिंग की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वो अपना पूर्ण सिलेबस विद्यालयों और महाविद्यालयों से ही पूर्ण कर लेगा। दूसरा मैं जो कहना चाहूँगी कि नवनिर्माण कार्यों के साथ साथ जैसे इन 4-5 वर्षों के दौरान काफ़ी महाविद्यालय नए बनाए गए हैं, तो मैं सरकार से कहना चाहूँगी कि नवनिर्माण के साथ साथ जो पुराने विद्यालय महाविद्यालय है उनका नवीनीकरण भी किया जाना चाहिए। काफ़ी ऐसे छोटे छोटे महाविद्यालय और विद्यालय हैं जहाँ बारिश के समय में पानी गिरने जैसी समस्या, बाहर का आंगन ना काम लेने योग्य नहीं रहता। तो ऐसे इस पैसे का उपयोग साथ साथ पुराने विद्यालयों और महाविद्यालयों के नवीनीकरण में भी किया जाना चाहिए। दूसरा जो मैं कहना चाहूँगी एक विषय कि जो स्कूली शिक्षा है उसके अंदर नैतिक विषयों जैसे धार्मिक विषयों को भी जोड़ा जाना चाहिए। अभी जो हम पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं वह हमारे भविष्य के लिए, नौकरियों के लिए, आगे बढ़ने के लिए काफ़ी अच्छा है, किंतु हम आसपास देखते हैं कि जो लोग बड़ी बड़ी पढ़ाई कर लेते हैं, अच्छा नॉलेज रखते हैं, लेकिन अगर वो असफल हो गए तो क्या करते हैं? सुसाइड। क्यों? ये नैतिक मूल्यों की कमी है। तो मेरा मानना है कि जो पाठ्यक्रम विद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ाया जाता है उनमें धार्मिक विषयों को, नैतिक विषयों को अवश्य जोड़ा जाना चाहिए, जिससे बच्चे और भी चीज़ें अपने संस्कार सीख सकें और अपने सहन क्षमता को बढ़ा सकें। और साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि जैसे सौर ऊर्जा का जो सहायता किसानों को दी जा रही है, ऐसे घरेलू क्षेत्र में भी होनी चाहिए। और जो नरेगा योजना का जो पैसा मेरे ख्याल से जो व्यर्थ हो रहा है उसका उपयोग हमें सही क्षेत्र में करना चाहिए। उसका प्रयोग हम हर पंचायत को नहर के द्वारा जोड़ने के रूप में कर सकते हैं। इससे पेयजल और कृषि जल की समस्या भी समाप्त होगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद।